हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूस बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूस बने रहिए। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं अपनी मनोविज्ञान कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक का जो अपना अधिगम चैप्टर चल रहा है उसका अपना 6th पार्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले इसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ सबने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो अभी जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में उसको अच्छे से पहले देख लीजिए ताकि आपको आगे का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक एक पॉइंट लेकर पढ़ा रही हूँ एक वीडियो में, ताकि आपको सब कुछ मिक्स मैच ना हो, आराम से आप पूरे चैप्टर को समझ सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है और 2019-20 का संस्करण मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो आपका जो पेपर है वो यहीं से बनने वाला है। इसीलिए कुछ भी अपने को जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से पढ़ेंगे लेकिन समझ कर पढ़ेंगे। इसीलिए आप लोगों को एक एक पॉइंट एक वीडियो में बता रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पार्ट्स कितने बन रहे हैं, फर्क पड़ता है कि अपने को समझ में कितना आ रहा है। इसीलिए अपन आराम से एक एक जो पॉइंट है उसको आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं अधिगम अंतरण के बारे में। अधिगम अंतरण क्या होता है, तो देखिए, अधिगम अंतरण, इसको फ्रेंड्स अपन प्रशिक्षण अंतरण भी कह सकते हैं या फिर इसको अंतरण प्रभाव भी कह सकते हैं। इसका तात्पर्य नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव से है। जो आप नया कुछ सीखते हैं ना, उस पर आपने जो पहले जो सीखा हुआ है ना, उसका प्रभाव जो पड़ता है उसको कहते हैं अपन अधिगम अंतरण। देखिए, यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम में सहायक होता है तो अंतरण को धनात्मक कहा जाता है। यदि नया अधिगम पहले के अधिगम में के कारण मंद हो जाता है तो इसे ऋणात्मक अधिगम कहते हैं। अगर आपका पहले वाला अधिगम आपके नए अधिगम में अगर सहायक है कोई चीज नई सीखने में तो वो कहलाएगा धनात्मक अधिगम। और अगर आपका पहले का अधिगम आपके नए अधिगम को सीखने में अगर आपकी अधिगम की गति को मंद करता है या फिर बाधा उत्पन्न करता है तो फिर उसको अपन कहेंगे ऋणात्मक अधिगम। ना तो आपका अधिगम है वो सहायक होगा आपके नए अधिगम में और ना ही आपके अधिगम में बाधक होगा, तो ऐसे अधिगम को अपन कहते हैं शून्य अंतरण अधिगम या शून्य अधिगम। जिसमें आपका जो नया अधिगम आप सीख रहे हैं उसमें आपके पुराना वाला अधिगम है वो कोई भी ना तो बाधा उत्पन्न करता है ना ही कोई सहायता करता है, उसको अपन कहते हैं शून्य अधिगम या शून्य अंतरण। अंतरण प्रभाव के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक एक विशेष प्रायोगिक अभिकल्प का उपयोग करते हैं। यह अभिकल्प अपने 6.4 में दिया गया है, देखेंगे इसको। मान लीजिए आप यह जानना चाहते हैं कि क्या अंग्रेजी भाषा का सीखना फ्रांसीसी भाषा के सीखने को प्रभावित करता है। इसका अध्ययन करने के लिए आप प्रतिभागियों का एक बड़ा प्रतिदर्श चुनते हैं और उसे यादृच्छिक रूप से 2 समूहों में बांट देते हैं। एक समूह का उपयोग प्रायोगिक दशा के लिए और दूसरे समूह नियंत्रित दशा के लिए तय किया जाता है। प्रायोगिक समूह के प्रतिभागी 1 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा सीखते हैं और उनका परीक्षण कर लिया जाता है कि 1 वर्ष में उनको अंग्रेजी भाषा का कितना ज्ञान हुआ। दूसरे वर्ष में वे फ्रांसीसी भाषा सीखना प्रारंभ करते हैं और 1 वर्ष बीतने पर उनके फ्रांसीसी भाषा के ज्ञान का परीक्षण कर लिया जाता है। नियंत्रित समूह के प्रतिभागी पहले वर्ष में अंग्रेजी भाषा सीखने की बजाय अपना दैनिक कार्य ही करते हैं और 1 वर्ष के बाद वे भी फ्रांसीसी भाषा सीखना प्रारंभ करते हैं। 1 वर्ष तक फ्रांसीसी भाषा सीखने के बाद इनके भी फ्रांसीसी भाषा के ज्ञान की उसी तरह परीक्षा ली जाती है। इसके बाद दोनों समूहों के फ्रांसीसी भाषा की परीक्षा में प्राप्त अंकों की तुलना की जाती है। यदि प्रायोगिक समूह के अंक नियंत्रित समूह के अंकों से अधिक हैं तो इसका अर्थ होगा कि अंग्रेजी भाषा सीखने का फ्रांसीसी भाषा सीखने पर धनात्मक अंतरण प्रभाव पड़ा है। परंतु यदि प्रायोगिक समूह के अंक नियंत्रित समूह से कम आते हैं तो इसका अर्थ होगा कि अंग्रेजी भाषा सीखने का फ्रांसीसी भाषा सीखने पर ऋणात्मक अंतरण प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार यदि दोनों समूहों के अंकों के सार्थक अंतर ना मिले तो यह कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा सीखने का फ्रांसीसी भाषा सीखने पर अंतरण प्रभाव की मात्रा 0 है। तो इसमें आपको बताया गया है कि आपके जो अंतरण है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक है आपका शून्य अंतरण। इसमें धनात्मक अगर आपके पूर्व ज्ञान में सहायक होता है आपका नया ज्ञान तो फिर वो होता है आपका धनात्मक। अगर आपके पूर्व ज्ञान में सहायक नहीं होता है तो वो होता है ऋणात्मक, बाधा उत्पन्न करे तो। और अगर ना तो वो समस्या उत्पन्न करता है ना बाधा उत्पन्न करता है तो उसको अपन कहते हैं शून्य अंतरण। ओके, ये इसमें आपको पूरा बताया गया है। ये आपको एक एग्जांपल दिया गया था जिसमें आपके फ्रांसीसी भाषा को सीखने के ऊपर आपका प्रयोग किया गया था कि उसको सीखने में अंग्रेजी भाषा अगर सहायक है तो हो जाएगा धनात्मक अंतरण। अगर जो अंग्रेजी भाषा है वो बाधा उत्पन्न कर रही है फ्रांसीसी सीखने में तो वो हो जाएगा ऋणात्मक अंतरण। और अगर वो ना तो बाधा उत्पन्न कर रही है ना सहायक हो रही है तो वो हो जाएगा अपना शून्य अंतरण। ये आपको इस उदाहरण के थ्रू बताया गया है। आगे देखिए, ध्यातव्य है कि अंतरण प्रभाव के अध्ययन में अविशिष्ट अंतरण और विशिष्ट अंतरण में भेद किया जाता है। यह सुपरिचित तथ्य है कि पूर्व अधिगम सदा ही धनात्मक अविशिष्ट अंतरण की ओर ले जाता है। यह केवल विशिष्ट अंतरण में ही होता है कि अंतरण प्रभाव धनात्मक या ऋणात्मक होता है और कुछ अवस्थाओं में प्रभाव शून्य भी होता है। हालांकि वास्तव में अविशिष्ट अंतरण के कारण शून्य अंतरण सैद्धांतिक रूप से अतर्कसंगत है।
आइए अविशिष्ट तथा विशिष्ट अंतरण की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए अपने को यहाँ पर दो और अपने अंतरण के प्रकार बताए गए हैं, जो है एक विशिष्ट और एक है अविशिष्ट, एक जनरल और एक अपने स्पेसिफिक अंतरण। तो इसमें क्या होता है, ये अपन इसको यहाँ पर एग्जाम्पल अपने को बताए गए हैं पूरा डेफिनेशन के साथ में। तो अपन देखते हैं कि विशिष्ट और अविशिष्ट अंतरण में क्या फर्क है। तो देखिए पहला है अपने सामने अविशिष्ट अंतरण। ये क्या होता है, तो देखिए अविशिष्ट अंतरण के संबंध में स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है और ना ही विस्तार से उसे परिभाषित किया गया है, तथापि पूर्व अधिगम व्यक्ति को दूसरे कार्य को अच्छे तरीके से सीखने के अनुकूल बना देता है। एक कार्य का सीखना अधिगमकर्ता को अगला कार्य ज्यादा सुविधा से सीखने के लिए स्फूर्ति प्रदान करता है। आपने क्रिकेट के खिलाड़ियों को पिच पर विकेट के नजदीक जाकर अपना स्थान ग्रहण करते हुए देखा होगा। ये खिलाड़ी एक पैर से कूदते हुए चलते हैं, फिर दूसरे पैर से कूदते हैं। वे बल्ला पकड़े हुए अपने दोनों हाथों को घुमाते हैं ताकि उनके हाथों की मांसपेशियां ढीली हो जाए। इसी तरह परीक्षा में आपने उत्तर लिखते समय आपने पाया होगा कि शुरू में लिखने की गति धीमी रहती है और बैठने का तरीका लिखने के लिए बहुत प्रभावी नहीं रहता है। 2-3 पृष्ठ लिखने के बाद आप पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, आपकी लिखने की गति तेज हो जाती तथा शरीर लिखने के कार्य के साथ समायोजित हो जाता है, जो तब तक चलता रहता है जब तक कि अंतिम उत्तर आप नहीं लिख लेते हैं। कुछ देर के पश्चात स्फूर्ति परिणाम समाप्त हो जाता है। स्फूर्ति परिणाम अधिगम के एक सत्र तक रहता है और उसी में व्यक्ति 2 या अधिक कार्यों को सीख सकता है। यह आपको थोड़ा सा जनरल सा उदाहरण देकर बताया गया है कि अविशिष्ट जो अंतरण है उसके बारे में अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं गया है। बस आपको 2 उदाहरण दिए गए हैं कि जो एक क्रिकेट का खिलाड़ी होता है वो अपने पिच पर विकेट के नजदीक जाकर अपने स्थान को ग्रहण करते हुए देखता है। वो क्या करता है, पहले तो कूदता है पैरों पर, फिर उसके बाद में क्या होता है, बल्ला पकड़कर अपने हाथ चारों तरफ घुमाता है अपनी मांसपेशियों को ढीला करने के लिए। उसी तरीके से आप परीक्षा में बैठते हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि आपसे जो आपकी लिखने की जो गति होती है वो धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका जो टाइम निकलता है आपकी जो गति है वो बढ़ती जाती है और आपके बैठने का तरीका उचित हो जाता है पेपर के माध्यम से। अब देखिए अपना विशिष्ट अंतरण क्या है। तो विशिष्ट अंतरण को देखिए कि जब कभी प्राणी कुछ सीखता है तो उससे उद्दीपक अनुक्रिया साचर्यों की श्रृंखला होती है। जब भी अपन कुछ सीखते हैं तो उससे अपने उद्दीपक अनुक्रिया साचर्यों की श्रृंखला बनती है। किसी भी कार्य में विभेदनीय उद्दीपकों की एक कड़ी होती है जिसमें प्रत्येक उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया के साथ साचर्य बनाना होता है। यदि पहले सीखे जाने वाले कार्य अ का अंतरण प्रभाव बाद में सीखे जाने वाले कार्य ब पर पड़े तो इसे विशिष्ट अंतरण कहते हैं। अब देखिए इसमें हमने बताया गया है कि कोई भी अपन कार्य करते हैं वो अपने उद्दीपक अनुक्रिया के अनुसार अपनी श्रृंखला बनती है, उसी के अनुसार अपन कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हर एक उद्दीपक के पीछे एक अनुक्रिया जुड़ी होती है और इनमें क्या होता है, आपस में संबंध स्थापित होता है। तो इसी प्रकार से अपने को एक उदाहरण दिया गया है कि पहले सीखे जाने वाले कार्य अ का अंतरण प्रभाव बाद में सीखे जाने वाले कार्य ब पर पड़े तो इसे विशिष्ट अंतरण कहते हैं। मतलब आपने पहले कोई क्रिया सीख ली है जिसको यहाँ पर अ नाम दिया गया है, फिर आपने बाद में दोबारा कोई क्रिया सीखी उसको अपने यहाँ पर ब नाम दिया गया है। तो जब ब पर जो आपके अ है उसका प्रभाव पड़े तो उसको अपन कहते हैं विशिष्ट अंतरण। आपके दोबारा जो बाद में आपने जो नया अधिगम किया है उस पर आपके पूर्व अधिगम का प्रभाव पड़ता है, उसको ही कहते हैं अपन विशिष्ट अधिगम। ओके, तो देखिए कार्य अ का सीखना कार्य ब के सीखने को सरल या कठिन या बिना किसी प्रभाव का बना सकता है। विशिष्ट अंतरण प्रभाव पहले सीखे जाने वाले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समानता या असमानता पर निर्भर करता है। तो अपने को यहाँ पर नीचे बताया गया है अपनी अनुक्रिया और उद्दीपकों के बीच में जो संभव संबंधों को प्रदर्शित कर रहा है, ये अपनी तालिका दी गई है। तो देखिए आगे की प्रायोगिक अध्ययनों की बड़ी श्रृंखला के आधार पर विशिष्ट अंतरण के संबंध में तालिका दर्शाई गई है। तो दर्शाओं के प्रसंग में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। इनके अनुसार क्या निष्कर्ष अपने को प्राप्त हुए हैं, देखिए अपने को इसमें दिखाया गया प्रारंभिक कार्य है अपना ऐसे और आर, फिर दूसरा कार्य है अपना SC और RB। तो इसकी टिप्पणी देखिए कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया दोनों ही भिन्न है। इसमें ना तो उद्दीपक समान है ना अनुक्रिया समान है, दोनों क्या है अलग है, तो इनके बीच में कोई संबंध भी नहीं है। सेकंड है अपना उद्दीपक अपने आरंभिक कार्य है SARA और जो दूसरा कार्य है अपना वो है SARA। तो अपने उद्दीपक वही है और अनुक्रिया भी वही है, तो दोनों में समान है ना, SARA उद्दीपक अनुक्रिया दोनों में समान है। तीसरा दिया है SARA और SARD, तो इसमें क्या है उद्दीपक समान है परंतु अनुक्रियाएं भिन्न है। फिर है अपना चौथा कि SARA और SCRA, इसमें क्या है उद्दीपक भिन्न है क्योंकि इसमें SC था इसमें SC था और RA अनुक्रिया क्या है समान है। फिर है आपका SARA और SARA, इसमें आपका उद्दीपक और अनुक्रिया वही है और साचर्य जो है वो बदल गया है क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों अपने क्या है समान है लेकिन इनका साचर्य जो संबंध है वो बदल गया है। ये आपको कुछ यहाँ पर निष्कर्ष बताए गए थे। तो देखिए इसके थ्रू अपन ने क्या देखा है, देखिए पहली दशा में जब दोनों कार्यों के उद्दीपक तथा अनुक्रिया एक दूसरे से भिन्न है
तो किसी विशिष्ट अंतरण की प्रत्याशा नहीं की जा सकती। अविशिष्ट अंतरण के कारण थोड़ी मात्रा में धनात्मक अंतरण दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अपने पहली जो क्रिया इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों एक दूसरे से भिन्न है, तो इसमें कोई विशिष्ट अंतरण की अपन प्रत्याशा नहीं कर सकते, दोनों ही अलग है। तो इसमें अविशिष्ट अंतरण के कारण थोड़ी सी मात्रा में जो है वो धनात्मक अंतरण अपने को दिख सकता है। सेकंड जो अपनी है उसमें क्या है कि सेकंड में दूसरी दशा में जहाँ दोनों कार्यों के उद्दीपक समान है, दोनों कार्यों के उद्दीपक समान है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अनुक्रियाएं भी बहुत समान है, इसीलिए अत्यधिक मात्रा में अंतरण होता है। क्योंकि अपने जो है इसमें ऐसे आ रहे इसमें दोनों उद्दीपक भी समान है और अनुक्रियाएं भी समान है, तो इसी कारण क्या होता है कि इसमें अत्यधिक मात्रा में अंतरण होता है। यह नियमित रूप से दर्शाया गया है कि इस दशा में धनात्मक अंतरण होता है, क्योंकि दोनों में समान है तो दोनों की अनुक्रिया क्या होगी, वो भी समान होगी और इसमें अपने अत्यधिक मात्रा में धनात्मक अंतरण होगा। थर्ड है अपना तीसरी दशा में जब अपने को दिखाया गया है कि उद्दीपक दोनों के समान है लेकिन अनुक्रियाएं भिन्न है, तो क्या होगा, इसमें फ्रेंड्स होगा थोड़ी सी मात्रा में अपना धनात्मक अंतरण होगा, क्योंकि अनुक्रियाएं थोड़ी सी भिन्न है इसीलिए थोड़ी सी मात्रा में होगा, लेकिन कौन सा अंतरण होगा, धनात्मक अंतरण होगा। क्योंकि अपन ऋणात्मक में तो जा ही नहीं सकते, अपने को ऋणात्मक में क्यों, क्योंकि अपने यहाँ बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है, तो जो अपना पूर्व ज्ञान है वो नए ज्ञान को सीखने में क्या हो रहा है, सहायक हो रहा है, इसीलिए अपने को क्या है, धनात्मक अंतरण होगा, लेकिन थोड़ा सा होगा क्योंकि अनुक्रियाएं भिन्न है। चौथी अपनी जो स्टेज दी गई है उसमें है कि चौथी दशा में अपने दोनों कार्यों में जो उद्दीपक है वो तो भिन्न है, परंतु जो अनुक्रियाएं हैं वो क्या है, एक समान है। तो इस दशा में अनुक्रियाओं के साथ नए साचर्य सीखने होंगे, इस दशा में धनात्मक अंतरण प्राप्त होता है। देखिए इसमें भी अपने धनात्मक अंतरण प्राप्त होगा, लेकिन इस दिशा में क्या होगा, नया जो कुछ अपने को साचर्य सीखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपनी अनुक्रियाएं जो है वो समान है। ओके, जो लास्ट अपनी दशा है, पांचवी दशा है, उसमें क्या होता है, उसमें उद्दीपक तथा अनुक्रिया वही होती है लेकिन उनका साचर्य जो है वो बदल गया है। ये कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स इनमें युग्मों की रचना बदल जाने के कारण दूसरे कार्य को सीखने में ऋणात्मक अंतरण होता है, क्योंकि इनका जो संबंध है वो आपस में बदल गया है, इसीलिए यहाँ पर धनात्मक जो अंतरण है वो नहीं होगा, बल्कि कौन सा अंतरण होगा, यहाँ ऋणात्मक अंतरण होगा। ऐसा इसलिए होता है कि आरंभिक कार्य में सीखे गए साचर्य नए साचर्य को सीखने में अवरोध पैदा करते हैं। क्या करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। इस तरह के अवरोधों का वर्णन अध्याय 7 मानव स्मृति में किया गया है। तो ये आपके सामने कुछ 5 दशाएं थी जिसमें आपको अंतरण है वो समझाया गया है, विशिष्ट और अविशिष्ट अंतरण के बारे में। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इजी सी भी चीज़ें हैं, कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से ध्यान में बैठा लेना। अधिगम को सुगम बनाने वाले कारकों के बारे में अब अपन पढ़ेंगे कि अधिगम को कौन कौन से कारक हैं वो सुगम बनाते हैं। तो देखिए इस अध्याय के पिछले खंड में हमने अधिगम के विशिष्ट निर्धारकों का परीक्षण किया है। उदाहरण के लिए प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपकों का सामीप्यस्थ प्रस्तुतिकरण, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में प्रबलित प्रयासों की संख्या, प्रबलन की मात्रा तथा प्रबलन प्राप्त होने में विलंब, प्रेक्षणात्मक अधिगम में मॉडल की प्रतिष्ठा तथा आकर्षकता, वाचिक अधिगम में सीखने की विधि तथा संप्रत्यय अधिगम में घटनाओं और वस्तुओं के प्रात्यक्षिक लक्षणों तथा नियमों के स्वरूप आदि का विवरण दिया गया है। यह अपन ने पीछे पढ़ चुके हैं अपन ये सारी चीजें। इस खंड में अब हम अधिगम के कुछ सामान्य कारकों का वर्णन प्रस्तुत करेंगे। यह विवेचन व्यापक न होकर कुछ प्रमुख कारकों पर केंद्रित होगा जो अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से कारक हैं जो अपने अधिगम को सुगम बनाते हैं। तो देखिए पहला है सतत बनाम आंशिक प्रबलन। देखिए अपने प्रबलन जो अपन ने पढ़ा था रीइंफोर्समेंट, वो कैसा होना चाहिए। तो अपन ने देखा था अपना प्रबलन होता है वो दो तरह का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। इसके अलावा अपना प्रबलन है वो एक तो सतत होना चाहिए और एक आंशिक होना चाहिए। सतत मतलब हर क्रिया के बाद में अपन उसको कोई प्रबलन देते हैं जो अधिगम करता है उसको, और एक होता है आंशिक की कुछ क्रियाओं के बाद में अपन उसको क्या करते हैं, प्रबलन देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको बताया था कि सतत प्रबलन के बजाय जो आंशिक प्रबलन होता है वो अपना ज्यादा कारगर होता है, ज्यादा प्रभावी होता है। अगर आप हर अनुक्रिया के बाद में बच्चे को सतत तरीके से पुनर्बलन देंगे तो बच्चा जो है वो उस चीज को सामान्यकरण में ढाल लेगा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हर एक अनुक्रिया के बाद में उसको प्रबलन मिलेगा ही मिलेगा। तो वो अधिगम को ज्यादा प्रभावी नहीं बनाएगा। समय के साथ क्या है, जो आपकी क्रिया है उसमें मंदता आ जाती है। लेकिन अगर आप आंशिक क्रियाओं के ऊपर अगर आप प्रबलन देते हैं तो उसमें क्या आता है, बच्चा जो है उसकी जो एक्टिविटी है वो बनी रहती है, उसमें जो स्फूर्ति है वो बनी रहती है कि पता नहीं कौन सा कार्य करने पर तुम्हें यहाँ पर प्रबलन मिल जाएगा। इसीलिए जो बच्चा है वो अपने क्या होता है, एक्टिव रहता है अपनी क्रियाओं में। इसीलिए यहाँ पर सतत की बजाय आपके आंशिक प्रबलन को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है कि सतत की बजाय आपको आंशिक प्रबलन देना चाहिए। इसके अलावा आपको बताया गया है कि जो आप सतत पुनर्बलन देते हैं उसमें तो आपका जो चीज आप सीखते हैं उसका विलोप होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, आप उसको कहते हैं कि आप ये 10 वर्ड मीनिंग सुनाओगे तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी। अब रोज ही बच्चे को आप मतलब ये कह रहे हो, रोज ही उसको चॉकलेट दे रहे हो, तो बच्चे को पता है कि हाँ वो 10 मतलब वर्ड मीनिंग्स याद कर लेगा तो फिर वो मिल जाएंगे। तो वो कुछ क्षण के लिए उस चीज को याद कर लेगा लेकिन दिमाग में समझ नहीं बैठाएगा उस चीज की कि हाँ ये कैसे हुआ। चीज
को भूलने की क्षमता ज्यादा हो जाती है सतत पुनर्बलन के अंदर। लेकिन अगर आप आंशिक पुनर्बलन देते हैं कि कभी कभी आप उसको कोई चीज दे, फिर उसको कहें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, आपको ये चॉकलेट मिलेगी या प्रॉब्लम मिलेगा, तो बच्चा जो होता है वो आंशिक प्रॉब्लम में ज्यादा समझ के आधार पर उस चीज को सीखता है और उसके जो विलोप होने का जो खतरा होता है वो बहुत कम होता है। विलोप होने की जो दर होती है वो बहुत कम होती है आंशिक पुनर्बलन में, लेकिन सतत पुनर्बलन में इसके विलोप होने की दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आंशिक पुनर्बलन को बेस्ट बताया गया है बजाय सतत पुनर्बलन के। ये आपके बताया गया था पहले पॉइंट में। सेकंड आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अपने को पता है, अभिप्रेरित जो व्यक्ति होगा वो अपने आप क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। तो अपने आप अभिप्रेरित है, उसको आपको ज्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आपको बार बार कहना नहीं पड़ेगा, कोई पुनर्बलन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद से अभिप्रेरित है, वो बिना आपके कहे ही क्या करेगा, अपनी अनुक्रियाएं करेगा और कोई चीज को सीखने में तत्परता दिखाएगा। तो उसको अधिगम जो उसके होगा वो प्रभावी होगा अगर वो खुद से अभिप्रेरित है तो। अब अपने अभिप्रेरणा जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। बाह्य अभिप्रेरणा तो कुछ समय के लिए टिक सकती है, मतलब कोई पद की उपलब्धता प्राप्त करने के लिए या फिर आप कोई भी मतलब किसी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए आप अनुक्रिया कर सकते हो। लेकिन अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो तो फिर आपको मौकों की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप हर मौके में से, हर जगह में से कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन अगर आपको बाह्य अभिप्रेरणा मिलती है तो उसका जो असर है वो थोड़े से समय के लिए रहता है। इसीलिए बाह्य अभिप्रेरणा की बजाय आंतरिक अभिप्रेरणा को ज्यादा महत्व दिया गया है कि आंतरिक अभिप्रेरणा होगी तो व्यक्ति जो है वो अपना जो अधिगम है, वो अपना जो कार्य है वो ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकता है। ये आपके दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है अधिगम की तत्परता। अधिगम की तत्परता को आप आंतरिक अभिप्रेरणा से भी जोड़ सकते हैं। अधिगम की तत्परता में भी आपको यही बताया गया है कि जब तक आप कोई चीज को सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे तब तक आप उस चीज को नहीं सीख सकते हैं। जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी तब तक आप उस चीज को नहीं सीख सकते हैं। इसमें अपने थॉर्नडाइक ने एक तत्परता का नियम भी दिया था, आपको याद हो तो। उसने क्या बताया था कि किसी घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो उसने क्या किया था, अपनी एसआर थ्योरी में यही तो बताया था, किसी व्यक्ति को कोई कार्य समझा सकते हैं लेकिन उससे वो कार्य करने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है, जब तक आप खुद से अभिप्रेरित नहीं होंगे तब तक आपको कोई चाहे कितना भी कह ले आप वो कार्य नहीं करेंगे। तो ये आपको बताया गया था अधिगम की तत्परता के नियम में। तो जब तक आप में तत्परता नहीं होगी कोई नई चीज को सीखने की, कोई नया कार्य करने की, तब तक आप उस चीज को नहीं कर सकते हैं। ये आपके सामने 3 पॉइंट्स थे जो आपके अधिगम को सुगम बनाते हैं। कौन कौन से थे? एक तो आपका था पुनर्बलन, दूसरा था आपका अभिप्रेरणा और तीसरा आपकी तत्परता। ये 3 पॉइंट्स आपके अधिगम को सुगम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में तो बस अपन इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, ज्यादा आपके माइंड में मिक्स हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें अपन पढ़ेंगे अधिगमकर्ता में अधिगम की शैलियां, उसके बाद में अपनी अधिगम आवश्यकताएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। इसके बाद अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग देखेंगे और फिर लास्ट में अपना जो है समरी देखकर अपने जो क्वेश्चन आंसर आते हैं इसके आरपीएससी के 2020 के जो अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सारे अपन देखेंगे। ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका लास्ट वीडियो बनेगा जिसमें अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।